जियाउर रहमान बर्क को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। संभल के विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण या नव निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस प्रकरण में नहीं कराया गया था, तो उसी क्रम में उनको नोटिस जारी किया गया। जामा मस्जिद हिंसा मामले में रद्द नहीं होगी एफआईआर। पुलिस चौकी की जमीन के दावे पर घिरा वक्फ बोर्ड। तो हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। फर्जी दस्तावेजों के मामले में फंसे असदुद्दीन ओवैसी। आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। संभल की सियासत में जियाउर रहमान बर्क से लेकर वक्फ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी तक बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा प्रशासन की जांच में फर्जी पाए जाने के बाद अब वक्फ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी भी घिरते नजर आ रहे हैं। आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। 24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद में हुई हिंसा के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट ने ठुकरा दी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बर्क के खिलाफ एफआईआर रद्द नहीं होगी, पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस फिलहाल जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तार न करे। पुलिस बर्क को पहले पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी, लेकिन अगर जियाउर रहमान बर्क पूछताछ में शामिल नहीं होते और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करते, तब उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। दूसरी तरफ जियाउर रहमान बर्क बिजली चोरी और अवैध निर्माण के मामले में भी घिरे हुए हैं। आज ही जियाउर रहमान बर्क को प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर तीसरा नोटिस भेजा गया। अगर उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल सकता है। उधर 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद में हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो हिंसा को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग गया था और दिल्ली के जहांगीरपुरी और लक्ष्मी नगर इलाके में छिपा हुआ था। इनको नोटिस जारी किया गया था, तो उस पहले नोटिस में इन्होंने समय मांगा और दूसरी बार में इन्होंने जो आपत्ति प्रस्तुत की है, उस आपत्ति के क्रम में इनको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार नोटिस दी गई है। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? वो उनके द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है या जो भी इसका उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, उसको देखने के बाद ही अगली प्रक्रिया के बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। इसका पता लगाया गया था कि पता चला कि ये यहाँ से फरार है और दिल्ली में कहीं रह रहा है। दिल्ली में लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी इन दोनों जगह पे भी दबिश दी गई, तब वो वहाँ से फरार होकर कहीं अन्य जगह चला गया। करीबन 1 महीने की धरपकड़ के बाद में इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कल जेल भेजा गया है। इसके पास से 12 बोर का एक कंट्री मेड वेपन भी रिकवर हुआ है, 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी रिकवर हुए हैं और जो छर्रे जो उस दिन पीआरओ साहब के और हमारे पाँव में लगे थे वो भी 12 बोर के थे, विच आल्सो प्रूव्स दैट कि इनके द्वारा इस तरीके का असले का प्रयोग किया गया और रिकवरी भी इन साजे और तिल्लन से की गई है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश सभी लोगों के लिए है कि जो भी व्यक्ति पुलिस के ऊपर इस प्रकार की घटना में सम्मिलित रहेगा या इस तरीके का कृत्य करेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी की जमीन पर जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया था, अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की जांच में ऐसे सभी दावे फर्जी पाए गए। वक्फ बोर्ड और ओवैसी ने दावा किया था कि संभल में जहां पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसके लिए बाकायदा दस्तावेज भी पेश किए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सोशल मीडिया पर दस्तावेज भी पोस्ट किए और पुलिस चौकी की जमीन के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने का दावा किया, लेकिन जब प्रशासन ने एक 3 सदस्यीय टीम बनाकर इन सभी दस्तावेजों की जांच करवाई तो ये फर्जी पाए गए। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का ये भी कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के दावों को लेकर झूठे दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है। उस जगह पे पुलिस चौकी बनाना मुनासिब नहीं है और न ही बननी चाहिए। वक्फ की संपत्ति को न बेचा जा सकता, न ही उस पर अवैध कब्जा किया जा सकता। लेकिन जिस अंदाज से पुलिस चौकी बन रही है उससे ये एहसास होता है कि शायद जो तेजी दिखा रही है वहां पे पुलिस बनाने में,
कि ये अवैध तरीके से वहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है। वक्फ की अगर ये है तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अगर पुलिस चौकी को हटाना पड़ा तो पुलिस को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हमारा तो यही कहना है कि किसी भी अवैध जगह के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को कोई भी निर्माण नहीं कराना चाहिए। जो प्रथम परीक्षण हमने कराया त्रिसदस्यीय कमेटी के द्वारा, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज थी और यदि और भी कोई आते हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जो भी आएंगे उनका परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई करेंगे। कुछ जो दस्तावेज सर आए थे आपके पास, ये दस्तावेज किन हाथों से होकर आए हैं? मतलब कोई लोग क्या मैनुअली लेकर आए? 30 दिसंबर को एक डेलीगेशन आया था और डेलीगेशन के माध्यम से हमें प्राप्त हुए थे। उसी के माध्यम से जैसे वो दस्तावेज आए हमने एक त्रिसदस्यीय कमेटी बैठा दी थी जिसके माध्यम से उनका परीक्षण किया गया। हर गलती की सजा होती है और मुआवजा भी उसी का एक रूप है, लेकिन ये बात ओहदेदारों को कौन समझाए। दौसा से ऐसी एक खबर आई है जहां कोर्ट की टीम सीएमएचओ ऑफिस कुर्क करने पहुंच गई। देखिए रिपोर्ट। कुर्की आदेश लेकर पहुंची टीम। ऑफिस में मचा हड़कंप, सुन ले हुक्मरान, नहीं बचेगी जान। कुर्सी पर अधिकारी के काबिज होने का इंतजार हो रहा है उस अफसर का जिसके ऑफिस पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है और जो अपनी गैर हाजिरी में अपने मातहत के ऑफिस पहुंचने की बात कह चुका है। हेलो, हम ऑफिस आए थे, आपका अटैचमेंट वारंट था ऑफिस का। गुड्डी देवी, मैं नाम सीएमएचओ। फोन पर इस तरफ कोर्ट के अमीन विनोद शर्मा है और उस तरफ दौसा के सीएमएचओ सीताराम मीना है। टीम ने जब सीएमएचओ डॉक्टर सीताराम मीना को फोन लगाया तो उन्होंने डिप्टी सीएमएचओ को दफ्तर में पेश होने के निर्देश देने की बात कही, लेकिन डिप्टी साहब ने भी अपनी मजबूरी गिनवा दी। इस लोक अदालत दौसा का फैसला था जिसमें हमने कुर्की कार्रवाई के लिए हम आए थे। सीएमएचओ साहब को 10:50 में फोन किया तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं अभी थोड़ा लेट आऊंगा, तो वो 11 बजे तक यहाँ उपस्थित नहीं हुए। उनके द्वारा कहा गया डिप्टी सीएमएचओ महेंद्र जी गुजर को मैं भेज रहा हूँ। उसके करीब आधा घंटे बाद महेंद्र जी का फोन आया कि मैं आज किसी केस में हाईकोर्ट गया हुआ हूँ, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन ऐसा हुआ क्या जो सीएमएचओ ऑफिस के उपकरणों की कुर्की की नौबत आ गई। लालसोट थाना इलाके के एक महिला ने 3 संतानों के बाद 6 दिसंबर 2022 को लालसोट के सरकारी हॉस्पिटल में नसबंदी कराई। 12 जनवरी 2023 को नसबंदी का प्रमाण पत्र भी मिल गया। अप्रैल 2023 में पेट दर्द की शिकायत पर सोनोग्राफी कराई। जांच में प्रेगनेंसी का पता चला। महिला ने 18 अगस्त 2023 को चौथे बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। श्रीमती गुड्डी देवी प्रजापति ने 6 दिसंबर 2022 को लालसोट जिला चिकित्सालय में अपनी नसबंदी करवाई थी। नसबंदी ऑपरेशन फेल होने के कारण गुड्डी देवी का गर्भ ठहर गया और 19 अगस्त 2023 को डिलीवरी हुई, जिस बाबत चिकित्सा विभाग में शिकायत भी की गई एवं क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन भी किया गया, लेकिन कोई क्षतिपूर्ति अदा नहीं की गई। फरवरी 2024 में न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। कोर्ट ने पीड़िता को 70,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। सीएमएचओ ने 29 मार्च 2024 को 30,000 रुपए दे दिए। बाकी के 40,000 रुपए देने में टाल मटोल करने लगा। माननीय न्यायालय के आदेश पूर्व ही विभाग ने 30,000 की राशि बीच में अदा कर दी, परंतु आदेश 30/5/2024 के अनुसार बाकी के 40,000 रुपए आज तक अदा नहीं किए, जिस बाबत फिर सितंबर 2024 में न्यायालय श्रीमान के यहाँ वसूली के लिए इजराई पेश की गई। शुक्रवार को कुर्की आदेश लेकर टीम पहुंच गई। अधिकारी और उनके ड्राइवर गायब हो गए। अब कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ